बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो पहले साथियों, एक दफ़ा फिर से नैना वॉइस आपकी खिदमत में हाजिर है ब्लैक थंडर सीरीज़ के आखिरी हिस्से टॉप मिशन के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके आखिरी हिस्से के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि टॉप मिशन के लास्ट सेगमेंट में कैसे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस डेगारा ग्रुप के खोज में डेगारा ग्रुप के ही शिकंजे में फंस जाती है। तो जानेंगे आज हम इस कहानी में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का आगे का अहवाल। तो चलिए बिना किसी देरी के आगाज़ करते हैं। तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है? डेगारे ने सिद्दीकी और उसके साथियों को गौर से देखते हुए कहा। हम क्या तुम्हें पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं? सिद्दीकी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो डेगारा बेएहतियात हंस पड़ी। तुमने मास्क मेकअप किए हुए थे जो उतार दिए गए हैं। गो ये बात दूसरी है कि उन मास्क के उतारने के बावजूद तुम एशियाई नहीं हो, और हमने मेकअप वाशर की मदद से तुम्हारी मेकअप वाश करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मेकअप वाश नहीं हो सके। लेकिन हमारे पास वो कागजात मौजूद हैं जिनके मुताबिक तुम क्रांत से क्राम्बी फ़्लाइट के ज़रिए पहुंचे हो, और तुम चारों वही हो जिन पर एयरपोर्ट पर हमला किया गया था, और तुमने हमारे 3 आदमी हलाक कर दिए थे। लेकिन तुमने देखा कि इतने बड़े शहर में भी तुम हमसे छुपकर एक दिन भी नहीं गुजार सके। डेगारा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अपना तारुफ नहीं कराया, और हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? हमारी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। सिद्दीकी ने कहा। हमारा ताल्लुक ब्लैक थंडर से है, और हमें हुक्म दिया गया है कि हम तुम्हें हलाक कर दिया जाए। इसी हुक्म के तहत तुम पर एयरपोर्ट पर हमला किया गया, लेकिन तुम हलाक नहीं हुए। बाहर खुलेआम तुम पर हमला करके हम अपने पीछे पुलिस को ना लगाना चाहते थे, इसलिए आर्नल्ड अस्पताल से उन दोनों जख्मियों को भी यहाँ लाया गया, और होटल ब्लैकवे से तुम दोनों को भी। और अब तुम्हारी लाशें गटरों में मौजूद कीड़ों की खुराक बनेंगी, डेगारा ने कहा, और उसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई। गन मुझे दो मार्कोस। डेगारा ने मुड़कर मशीन गन बरदार से कहा, तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर मशीन गन डेगारा के हाथ में दे दी। सिद्दीकी और उसके साथी बेबसी की हालत में बंधे हुए थे, क्योंकि बावजूद कोशिश किए वो रस्सियाँ ना खोल सके थे। एक शर्त पर तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है, अचानक डेगारा ने कहा। हमारे पास तुम्हारी मानने वाली कोई शर्त नहीं, और हम वो भी नहीं जो तुम्हें बताया गया है, जिसे भी तुम्हें हमारे बारे में बताया गलत बताया है। तुम हमें हलाक कर सकती हो, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, लेकिन किसी को हलाक करने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम जो कुछ तुम करना चाहो कर सकती हो, लेकिन बाद में पछताने का भी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। सिद्दीकी ने बावजूद मौत सामने देखकर इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम्हारा ये इत्मीनान बता रहा है कि तुम इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट हो, वरना आम हालात में कभी इस तरह मुतमईन नहीं रहा जा सकता। इसलिए तुम्हारा अंजाम मौत है, डेगारा ने कहा। उसके साथ मशीन गन की नाल सिद्दीकी और उसके साथियों की तरफ करके टाइगर पर उंगली रख दी। तुम्हारी मर्जी, अब मैं मजीद क्या कह सकता हूँ? सिद्दीकी ने बंधे हुए होने के बावजूद इस तरह भी तौर पर कंधे उचकाते हुए कहा, और कंधे उचकाते ही उसे महसूस हुआ कि उसके दोनों बाजू ऊपर को इस तरह खिसके हैं जैसे रस्सियाँ ढीली हो गई हों। एक मिनट, अचानक सामने बैठे हुए हावर ने चीखकर कहा। तो डेगारा ने गन नीचे कर ली। तुम क्या कहना चाहते हो? डेगारा ने कहा। तुमने शर्त तो बताई ही नहीं, वो तो बता दो। हो सकता है कि तुम्हें हलाक करने की ज़रूरत ही ना रहे, हावर ने कहा। तुम्हारे साथी ने शराय सुने बगैर ही इनकार कर दिया, इसलिए अब कोई शर्त नहीं, अब सिर्फ मौत बाकी रह गई है, डेगारा ने कहा। उन्हें गोलियों से उड़ा दो डेगारा, जितनी देर होगी इतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। अचानक खामोश बैठे हुए क्रिस्टीना ने कहा। ये बंधे हुए लोग, बेबस लोग हमारे लिए अब क्या खतरा बन सकते हैं? डेगारा ने गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो चीखते ही उछलकर पहले कुर्सी पर पुष्ट के बल नीचे गिरी, फिर कुर्सी समेत उलटकर फर्श पर जा गिरी। फिर इससे पहले कि कोई संभलता, अचानक तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही डेगारा, क्रिस्टीना, मार्टिन और मार्कोस चारों चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। मशीन पिस्टल सिद्दीकी के हाथों में था, और ये फायरिंग उसी ने की थी। उसने फायरिंग बंद की और तेज़ी से दोनों बाजुओं की मदद से रस्सियाँ खींचकर ढीली की। चंद लम्हों बाद वो उछलकर खड़ा हो गया। उसके एक पैर में जूता था, जबकि दूसरे पैर में सिर्फ जुराब थी, जूता ना था। सिद्दीकी ने उन्हें चेक किया, फिर एक तरफ पड़े हुए अपने जूते की तरफ बढ़ गया। ये सारी कार्रवाई सिर्फ चंद सेकंड में की गई थी। ये तुमने क्या किया है सिद्दीकी? हावर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने हम सबकी ज़िंदगियां बचाई हैं हावर, वरना हम सब वाकई हिट हो चुके होते। सिद्दीकी ने जूता पहनकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर उसने हुक्म में आकर रस्सी की मखसूस अंदाज में बंधी हुई गांठ खोल दी। गांठ खुलते ही रस्सियाँ ढीली पड़ गई, तो सिद्दीकी चौहान की तरफ बढ़ गया। उसने उसकी रस्सियों की गांठ खोलने के बाद सबसे आखिर में नुमानी की रस्सियों की गांठ खोल दी। इस दौरान हावर आज़ाद होकर एक तरफ पड़ी हुई मशीन गन की तरफ उठाकर बाहर जा चुका था। क्या ये सब हलाक हो गए हैं? चौहान ने पूछा। वो और नुमानी दोनों कुर्सियों पर ही बैठे थे, सिवाय डेगारा और मार्टिन के बाकी दोनों हलाक हो चुके हैं। उन पर मैंने इस अंदाज में फायरिंग की है कि ये जल्दी ना मर सकेंगे, सिद्दीकी ने कहा। और फिर आगे बढ़कर उसने डेगारा को उठाया और उसे लाकर कुर्सी पर डाल दिया। उसकी पहलू में गोलियां लगी थी और वहाँ से अभी तक खून रस रहा था। सिद्दीकी ने उसके पहलू पर हाथ की उंगली रखकर उन्हें दबाया, फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसी लम्हे हावर वापस आ गया। उनके अलावा और कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, हावर ने कहा। तुमने चेक किया है कि ये इमारत कहाँ है? सिद्दीकी ने मुड़कर पूछा। हाँ, किसी रिहायशी कॉलोनी की कोठी है, और कोठी कॉलोनी से हटकर बनी हुई है, हावर ने कहा।
फिर ये उनका सब हेडक्वार्टर है, तुम बाहर का ख्याल रखो, किसी भी लम्हे इस मार्टिन के मातहत आ सकते हैं। सिद्दीकी ने कहा, अब तुम क्या करना चाहते हो? हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। हावर ने कहा, उनके साथियों का हाथना भी ज़रूरी है, तुम बाहर जाओ, हम जल्दी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सिद्दीकी ने कहा तो हावर सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। सिद्दीकी ने रस्सियाँ उठाकर इन रस्सियों की मदद से डेगारा को कुर्सी पर बांध दिया। उसके बाद उसने मार्टिन को उठाया और उसे भी एक और कुर्सी पर डालकर उसने रस्सियों से बांध दिया। उसके बाद उसने डेगारा का नाक और मुँह दोनों हाथों से बंद करके उसे होश में ले आया। तुम कैसे आज़ाद हो गए? ये सब कैसे हुआ? वो क्रिस्टीना, क्या वो हलाक हो गई? डेगारा ने होश में आते ही कराहते हुए और कदरे चीखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अजियत के तासुरात नुमाया थे। क्रिस्टीना और गनमैन दोनों को मैंने हलाक कर दिया। तुम और तुम्हारा मातहत मार्टिन अभी जिंदा है। मैंने जानबूझकर इस अंदाज में तुम दोनों पर फायरिंग की थी कि गोलियां पहलुओं को जख्मी करके दूसरी तरफ से निकल गई हैं। इस तरह तुम बेहोश तो हो गई लेकिन जिंदा बच गई, सिद्दीकी ने कहा। और इसके साथ ही उसने पीछे आकर गिरी हुई वो कुर्सी उठाई जिस पर पहले डेगारा बैठी हुई थी। फिर वो कुर्सी डेगारा के सामने रखकर उस पर बैठ गया। जोहान और नमानी अभी तक उन कुर्सियों पर बैठे हुए थे जिन पर पहले उन्हें बांधा गया था। तुमने ये सब कैसे किया? ये कैसे मुमकिन है? डेगारा ने कराहते हुए कहा। तुम्हारे आदमी ने हमें वाकई इस अंदाज में बांधा था कि हम किसी तरह भी गांठ ना खोल सकते थे, इसलिए बेबस बैठे हुए थे। फिर तुमने मशीन गन हम पर तान ली और तुम ट्रैगर दबा ही रही थी कि मेरे साथी ने तुम्हें मुहातिब कर लिया और तुमने ट्रैगर दबाने का फौरी इरादा बदल दिया। मैंने कांधे उचकाए तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे दोनों बाजू जो रस्सियों के तहत थे हरकत कर सकते हैं। मैंने अपने एक बाजू को हरकत दी और कोट की जेब में मौजूद मशीन पिस्टल निकाल लिया। इस दौरान तुमने दोबारा मशीन गन हम पर तान ली। मैंने पैर का जूता उतारा और टांग को झटक कर तुम्हारी तरफ उछाल दिया। जूता तुम्हें अचानक लगा तो तुम लड़खड़ा कर कुर्सी पर गिरी, फिर कुर्सी समेत उलट कर नीचे फर्श पर जा गिरी। इतना वक्फा मेरे लिए काफ़ी था। मैंने जेब से मशीन पिस्टल तो निकाल ही लिया था। उसके बाद मैंने मशीन पिस्टल से फायरिंग करके तुम चारों को नीचे गिरा दिया। फिर रस्सियाँ ढीली करके मैं ऊपर को उठा और कुर्सी की सीट पर पैर रखकर फर्श पर गिर गया। उसके बाद मैंने अपने साथियों को खोल दिया। सिद्दीकी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, क्रिस्टीना ठीक कहती थी, तुम वाकई खतरनाक तरीन इंसान हो। काश मैंने तुम्हें तुम्हारी बेहोशी के दौरान ही हलाक कर दिया होता। डेगारा ने होंठ चबाते हुए कहा, अच्छा अब तुम बताओ कि तुम्हारा सेक्शन हेडक्वार्टर कहाँ है? सिद्दीकी ने कहा, सेक्शन हेडक्वार्टर? मुझे क्या मालूम, और मुझे ही क्या किसी को भी मालूम नहीं, डेगारा ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे ग्रुप में कितने अफराद हैं? सिद्दीकी ने पूछा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती और ये भी बता दूं कि अगर तुमने मुझे हलाक करने की कोशिश की तो तुम सब भी साथ ही ख़त्म हो जाओगे, डेगारा ने कहा। सिद्दीकी क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? किसी भी लम्हे हालात बदल सकते हैं और फिर हम ज़ख्मी हैं, जोहान ने अचानक बोलते हुए कहा। ओके ठीक है, सिद्दीकी ने एक झटके से उठते हुए कहा। उसके साथ ही उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से ड्रेट की आवाज़ों के साथ ही कमरा डेगारा के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा, जबकि मार्टिन बेहोशी के आलम में ही तड़प कर ख़त्म हो चुका था। उसी लम्हे हावर अंदर दाखिल हुआ। हलाक कर दिया है उन्हें? क्या उनसे कुछ मालूम हुआ या नहीं? हावर ने कहा। वो शायद फायरिंग की आवाज़ सुनकर अंदर आया था। कोशिश तो की थी लेकिन ये तरबियत याफ्ता लोग थे, इसलिए सिवाय वक्त ज़ाया करने को कुछ हासिल ना होना था। लेकिन अब मसला ये है कि हम कहाँ जाकर रहें। इमरान साहब तो होटल ब्लैकवे में ही रब्ता करेंगे और अभी इस मार्टिन के मातहत जिंदा है, वो उनकी लाशें देखने के बाद लाजमन हमें ट्रेस करेंगे। सिद्दीकी ने कहा तो सबके चेहरों के अजलात खिंच से गए। यहाँ से तो निकलो, कोई ना कोई चक्कर चल ही जाएगा। हावर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, ये अगर रिहायशी कॉलोनी है तो लाजमन इस कॉलोनी में कोई ना कोई कोठी किराए या फ़रोख्त के लिए हाली पड़ी होगी, और फिर चूँकि यहाँ फर्निश्ड कोठियाँ किराए पर दी जाती हैं या फ़रोख्त की जाती हैं, इसलिए आर्जी तौर पर हम आसानी से वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। अचानक नुमानी ने कहा, अरे हाँ वेरी गुड हावर, तुम जाकर ऐसी कोठी चेक करो, मैं बाहर पहरा देता हूँ। ऐसी सूरत में हम यहाँ आने वालों को भी चेक कर सकेंगे। सिद्दीकी ने कहा तो हावर सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। बस ये अगर उनका हेडक्वार्टर है तो यहाँ असलहा भी होगा। यहाँ वायरलेस बम नस्ब करके डिचार्जर साथ ले लो, जब इनके साथ ही जहाँ इकट्ठे हो जाएं तो उसे फायर कर देंगे। इस तरह ये पूरा सेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। चौहान ने कहा, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मैं चेकिंग के साथ साथ ये काम भी कर लेता हूँ, सिद्दीकी ने कहा और बैरूनी तरफ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। स्टार्क लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक था। वो स्टार क्लब का मालिक और मैनेजर था। इस वक्त वो अपने क्लब के ऑफिस में मौजूद था कि सामने मेज़ पर मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस स्टार्क बोल रहा हूँ, स्टार्क ने कारोबारी लहजे में कहा। स्पेशल कॉल। दूसरी तरफ से गराती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो स्टार्क बेएहतियात चौंक पड़ा। उसने रिसीवर रखा और उठकर रुकबे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ एक और कमरा था जो रिटायरिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। स्टार्क ने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ ही स्विच बोर्ड पर मौजूद सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया तो दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। वो तेज़ी से मुड़ा और उसने एक अलमारी खोलकर उसमें से स्याह रंग का फ़ोन निकाल कर मेज़ पर रखा। उस फ़ोन पर नंबर मौजूद ना था। इसने उसको पब्लिक प्लग के साथ मुंसलिक किया। फिर रिसीवर उठाकर उसने टोन आने का इत्मीनान किया और रिसीवर रखकर वो कुर्सी पर बैठ गया। तवील अरसे तक एक्रीमिया की एक
मुख्तलिफ सीक्रेट एजेंसियों में काम करता रहा था और वो खासा मारूफ सीक्रेट एजेंट था। फिर वो ब्लैक थंडर के साथ अटैच हो गया, उसने मुलाजमत छोड़ दी और क्राम्बी में आकर उसने अपना क्लब खोल लिया। स्टार्क इस पूरे इलाके में ब्लैक थंडर के लिए खसूसी मिशन पर काम करने वाला एजेंट था। उसने यहाँ रहकर ब्लैक थंडर के लिए ऐसे काम किए कि उसे सेक्शन हेडक्वार्टर ने सुपर एजेंट बना दिया था, जिसका अलहदा हेडक्वार्टर था। लेकिन स्टार्क उस हेडक्वार्टर में सिवाय इंतहाई अशद ज़रूरत के ना जाता। वहाँ का इंचार्ज उसका मातहत नाइफ था। उसके सेक्शन में नाइफ समेत 4 अफराद थे, लेकिन ये सब के सब इंतहाई मंझे हुए और तरबियत याफ्ता लोग थे। वो बेटा यही सोच रहा था कि इस बार उसके ज़िम्मे कौन सा मिशन लगाया जाता है कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो स्टार्क ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। स्टार्क बोल रहा हूँ, स्टार्क ने मोदबाना लहजे में कहा। तुम डेगारा और उसके सेक्शन के बारे में जानते हो? दूसरी तरफ से सर्द लहजे में पूछा गया। यह सर, अच्छी तरह जानता हूँ, स्टार्क ने चौंक कर कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के 4 आदमी क्रांस से क्राम्बी पहुँचे। मैंने डेगारा को उन्हें हलाक करने का मिशन दिया था और उनके कागजात और तस्वीरें भी क्रिस्टीना के ज़रिए उन तक पहुँचा दी थी। लेकिन अब ना ही डेगारा कॉल अटेंड कर रही है और ना ही क्रिस्टीना। उनके मातहत ग्रुप से भी रब्ता नहीं हो सका, इसलिए तुम उनके बारे में मालूम करो। 2 घंटे बाद तुम्हें दोबारा कॉल किया जाएगा, सेक्शन चीफ ने सख्त और सर्द लहजे में कहा। उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो स्टार्क ने रिसीवर रख दिया। फिर उठकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने स्विच बोर्ड पर मौजूद सुर्ख रंग का बटन ऑफ किया तो दरवाजे पर जलने वाला बल्ब बुझ गया। स्टार्क ने दरवाज़ा खोला और अपने ऑफिस में आकर अपनी महसूस रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। उसे फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, नाइफ बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से उसके नंबर 2 नाइफ की आवाज़ सुनाई दी। स्टार्क बोल रहा हूँ, स्टार्क ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त मोदबाना हो गया। डेगारा का हेडक्वार्टर और सब हेडक्वार्टर तुमने देखा हुआ है? स्टार्क ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। सेक्शन चीफ ने डेगारा को 4 एजेंटों के हाथने का मिशन दिया था, लेकिन अब सेक्शन चीफ का ना ही डेगारा से रब्ता हो रहा है और ना ही उसकी मातहत क्रिस्टीना से। तुम आदमी भेजकर मालूम कराओ कि वहाँ क्या हुआ है और फिर 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे मुकम्मल रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, स्टार्क ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, मैं अभी मालूम कराता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो स्टार्क ने रिसीवर रख दिया। उसे यहाँ क्लब में अपना ऑफिस ज़रूर बनाया हुआ था, लेकिन तमाम कारोबारी काम उसके असिस्टेंट मैनेजर्स करते थे। उस तक मामलात उस तक पहुँचते थे जब कोई खास मसला हो, वरना वो जहाँ अपने ही काम करता रहता था। यही वजह थी कि अब तक उसे ना ही कोई कॉल की गई थी, ना ही कोई आदमी उसके ऑफिस में आया था। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद, यकीनन उनमें इमरान भी होगा, सेक्शन चीफ को मुझे इतला देनी चाहिए थी। डेगारा और क्रिस्टीना लाख ज़हीन सही, बहरहाल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खासतौर पर इमरान उनके बस का रोग ही नहीं, स्टार्क ने खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर एक तरफ रखी हुई फाइल उठाकर उसने सामने रखी और उसे खोलकर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। फिर उसने भी फाइल ख़त्म की ही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी और स्टार्क ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्टार्क बोल रहा हूँ, स्टार्क ने कहा। नाइफ बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से नाइफ की मुतवहिश सी आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? स्टार्क ने होंठ बेचते हुए पूछा। उसे नाइफ के लहजे से ही महसूस हो गया था कि रिपोर्ट अच्छी नहीं है बॉस। डेगारा ग्रुप का हेडक्वार्टर तो दुरुस्त हालत में है, लेकिन वो हाल ही है, वहाँ कोई आदमी नहीं। उसके बाद जब सब हेडक्वार्टर को चेक कराया गया तो इतला मिली कि 1 घंटा पहले सब हेडक्वार्टर खौफनाक धमाकों से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच चुकी है और अभी रिपोर्ट मिली है कि सब हेडक्वार्टर के मलबे से डेगारा और क्रिस्टीना, मार्टिन और उसके 8 मातहतों के जिस्मों के जले हुए टुकड़े मिले हैं। और बॉस, ये इतला भी मिली है कि डेगारा, क्रिस्टीना, मार्टिन और उसके मातहत को गोलियां मारकर हलाक किया गया है, जबकि बाकी 7 अफराद इस धमाके से हलाक हुए क्योंकि उनके जिस्मों से गोलियां या उनके जख्मों के निशानात नहीं मिले। नाइफ ने रिपोर्ट देते हुए कहा। वेरी बैड। इसका मतलब है कि डेगारा और उसका पूरा सेक्शन ही ख़त्म कर दिया गया है, स्टार्क ने कहा। यस बॉस, और पुलिस हेडक्वार्टर से एक और रिपोर्ट मिली है कि आज सुबह क्रांस से क्राम्बी आने वाली फ़्लाइट के मुसाफिर पब्लिक लाउंज में पहुंचे तो वहां अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फिर जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां 2 ज़ख्मी और 3 लाशें मिली हैं। और बॉस, ये तीनों लाशें मार्टिन के मातहतों की थी। और ये भी मालूम हुआ कि फायरिंग के वक्त एयरपोर्ट पर मार्टिन और क्रिस्टीना भी नजर आए थे। नाइफ ने मज़ीद तफसील बताते हुए कहा। और वो ज़ख्मी कहाँ गए? अस्पताल में दाखिल होंगे बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। उनके बारे में मालूमात हासिल करो, स्टार्क ने कहा। उसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। ये लोग डेगारा और उस क्रिस्टीना के काबू में कहाँ आ सकते थे? काश सेक्शन ने मुझे इतला दी होती, स्टार्क ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्टार्क बोल रहा हूँ, स्टार्क ने कहा। नाइफ बोल रहा हूँ बॉस। यस, क्या रिपोर्ट है उन ज़ख्मियों के बारे में? बॉस, दोनों ज़ख्मियों को जनरल अस्पताल में लाया गया और उनके बच जाने वाले साथियों को भी पुलिस अस्पताल साथ ले गई। उन दोनों ज़ख्मियों का ऑपरेशन भी किया गया। पुलिस ने उनके साथियों का भी बयान लिया और वो वापस चली गई। उन दोनों के बारे में बताया गया कि वो होटल ब्लैकवे में ठहरेंगे। फिर उन ज़ख्मियों के साथियों ने साथ लेकर जनरल अस्पताल से चले गए।
उसके बाद उनका पता नहीं चल सका। अलबत्ता मैंने होटल ब्लैकवे से मालूमात हासिल की हैं। वहाँ से मालूम हुआ कि 2 मुसाफिर चौथी मंजिल पर आकर ठहरे, फिर अचानक उनके कमरे खाली पड़े पाए गए और वो वहाँ से गायब है। नाइफ ने कहा, होटल में उनके कागजात मौजूद होंगे, उनमें उनके हुलिये वगैरह भी होंगे, वो मालूम कराओ। स्टार्क ने कहा, यस बॉस। और सुनो, वहाँ वो लोग इस तरह आसानी से गायब नहीं हो सकते, वहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ हुई होगी। वहाँ के किसी वेटर को रकम देकर असल मालूमात हासिल करो और उन जख्मियों को भी किसी एम्बुलेंस में ले जाया गया होगा, उस लाजमन किसी प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया होगा। ये सारी मालूमात हासिल करो, क्योंकि हो सकता है कि सेक्शन चीफ उन चारों के हाथ में कमीशन हमें दे दे। स्टार्क ने कहा, यस बॉस, मैं तमाम मालूमात हासिल करता हूँ। नाइफ ने कहा तो स्टार्क ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद उगबी कमरे से फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो वो तेज़ी से उगबी कमरे में आया और उसने रिसीवर उठा लिया। स्टार्क बोल रहा हूँ चीफ। स्टार्क ने मोदबाना लहजे में कहा, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से सर्द लहजे में पूछा गया तो स्टार्क ने नाइफ की दी हुई रिपोर्ट तफसील से दोहरा दी। वेरी बैड, इस कदर आसान मिशन उनसे मुकम्मल नहीं हो सका। सिर्फ 4 अफराद को उनकी गफलत में हलाक करना था। दूसरी तरफ से गुर्राते हुए लहजे में कहा गया, चीफ मैंने उनकी तलाश शुरू करा दी है। स्टार्क ने कहा, कहीं तुम्हारा भी वही हशर ना हो जो डिगारा सेक्शन का हुआ है। सेक्शन चीफ ने गुस्सीले लहजे में कहा, चीफ मैं उन पाकिस्तानी एजेंटों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानता हूँ। डिगारा इसलिए मारी गई कि उसे तसव्वुर भी ना होगा कि ये लोग इंतहाई ख़तरनाक एजेंट हैं। स्टार्क ने कहा, डिगारा के ज़िम्मे ये मिशन इसलिए लगाया गया था कि उनमें इमरान शामिल नहीं था और ये चारों एक फ़्लाइट के ज़रिए क्राम भी पहुँच रहे थे। उनके कागजात उनके क्राम भी पहुँचने से पहले डिगारा तक पहुँचा दिए गए थे। उसके बाद कोई ऐसा खतरा बाकी ना रह जाता था। तुम्हें 1 घंटे बाद दोबारा कॉल किया जाएगा, फिर हतमी हिदायत दी जाएंगी। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो स्टार्क ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। सेक्शन चीफ ने उसे भी काम करने की इजाज़त ना दी थी और ये बात उसके लिए हैरत का बायस बन रही थी। वो सोच रहा था कि क्या सेक्शन चीफ के मुताबिक वो इस काम का अहल नहीं। यह सब बातें सोचता हुआ स्टार्क उठकर वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद उगबी कमरे से फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो एक बार फिर उठकर तेज़ी से उगबी कमरे में पहुंच गया और उसने रिसीवर उठा लिया। स्टार्क बोल रहा हूँ। स्टार्क ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा, पाकिस्तान से इत्तला मिली है कि इमरान अपने 2 साथियों के साथ, जिनमें एक एशियाई है जबकि दूसरा अफ्रीकी हबशी है, क्राम्बी आने के लिए एक फ़्लाइट में सवार हुआ है। उसकी ये फ़्लाइट क्राम्बी 4 घंटों बाद पहुंचने वाली है। वो अपने असल नाम और हुलिये में आ रहा है। तुम एयरपोर्ट से उस फ़्लाइट के मुसाफिरों के कागजात चेक कराओ, इस तरह तुम उसे मार्क कर लोगे। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उस इमरान का खात्मा कराओ। और ये सुन लो कि अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी डेथ आर्डर भी जारी किए जा सकते हैं। सेक्शन चीफ ने कहा, सेक्शन क्या ये ज़रूरी है कि उन्हें एयरपोर्ट पर ही ख़त्म किया जाए? स्टार्क ने डरते डरते पूछा, क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? सेक्शन चीफ ने चौंक कर पूछा, चीफ लाजमन इमरान उन 4 अफराद की खातिर यहाँ आ रहा होगा। अगर उसे एयरपोर्ट पर ही ख़त्म कराया गया तो फिर उसके साथी सामने ना आ सकेंगे, जबकि इमरान की निगरानी की जाए और फिर जैसे ही उसके साथी सामने आए तो उन सबका खात्मा कर दिया जाए। इस तरह ये पूरा ग्रुप आसानी से ख़त्म हो जाएगा। स्टार्क ने तेज़ लहजे में कहा, असल अहमियत उस इमरान की है, बाकी ग्रुप की कोई अहमियत नहीं और उन्होंने यहाँ रुकना ही नहीं। ये लोग यहाँ इकट्ठे होने के लिए आए हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि तुम उन्हें ट्रेस करते ही रह जाओ और ये लोग यहाँ से निकल भी जाएं। तुम्हारा टारगेट इमरान है, उसे हर सूरत में और फौरी ख़त्म करना है। सेक्शन चीफ ने तेज़ लहजे में कहा, यस चीफ, मैं समझ गया हूँ, आपके हुक्म की फौरी तामील होगी। स्टार्क ने जवाब दिया, तुम्हारा मिशन भी डेगारा जैसा है। इमरान अपने 2 साथियों समेत कराम भी आ रहा है और उसे तुम्हारे बारे में कोई इल्म नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसे डेगारा के बारे में रिपोर्ट मिल चुकी होगी, इसलिए वो मज़ीद मुतमईन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे उसके बावजूद भी ख़त्म ना कर सके तो फिर तुम्हारे भी डेथ आर्डर जारी कर दिए जाएंगे। सेक्शन चीफ ने तेज़ लहजे में कहा, यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। स्टार्क ने कहा और दूसरी तरफ से मज़ीद बगैर कुछ कहे राब्ता ख़त्म कर दिया गया तो स्टार्क ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। फ़ोन सेट को प्लग से अलहदा किया और उसे अलमारी में रखकर वो बैरूनी ऑफिस में आ गया। उसने कुर्सी पर बैठकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, नाइफ बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही नाइफ की आवाज़ सुनाई दी। स्टार्क बोल रहा हूँ। स्टार्क ने कहा, यस सर, अभी उनको तलाश किया जा रहा है। नाइफ ने कहा, उनकी तलाश ख़त्म कर दो। सेक्शन चीफ ने हमारे ज़िम्मे इससे ज़्यादा अहम मिशन लगाया है और ये भी कहा गया है कि इस मिशन में नाकामी की सूरत में हमारे डेथ ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। स्टार्क ने तेज़ लहजे में कहा, मिशन क्या है बॉस? नाइफ ने चौंक कर पूछा। पाकिस्तान से एक फ़्लाइट क्राम्बी आ रही है। ये फ़्लाइट 4 घंटों बाद क्राम्बी एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। उसमें एक पाकिस्तानी अली इमरान अपने एक मुकामी साथी और एक अफ्रीकी हबशी के साथ सफ़र कर रहा है। बताया गया है कि ये अली इमरान अपने असल नाम और चेहरे से सफ़र कर रहा है। ये अली इमरान ही हमारा टारगेट है। उसे हर सूरत में एयरपोर्ट पर ही ख़त्म करना है। तुम फौरी तौर पर एयरपोर्ट से उस फ़्लाइट के मुसाफिरों के कागजात चेक कराओ और उस अली इमरान की तस्वीर हासिल करके अपने मातहत को दे दो। एयरपोर्ट पर जैसे ही अली इमरान पब्लिक लाउंज में पहुँचे उस पर गोलियों की बारिश करा दो।
इस बात की हरगिज़ परवाह मत करना कि उसके साथ और कितने अफराद हलाक होते हैं। उस अली इमरान को हमने हर सूरत में हलाक करना है, लेकिन ये सुन लो कि ये अली इमरान दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन एजेंट है। इसलिए तुम्हारी मामूली सी कोताही से ये बचकर निकल भी सकता है, और फिर उसका मिलना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल बहरहाल होगा, क्योंकि ये मेकअप का माहिर है। स्टार्क ने कहा, यस बॉस, लेकिन क्या आप खुद उस मिशन में शरीक नहीं होंगे? नाइफ ने कहा, मैं भी वहाँ मौजूद होऊंगा, लेकिन मेकअप में, और तुमने अब मरहला वार अपने आदमी को तैनात करना है, ताकि अगर एक मरहले से ये बचकर निकल जाए तो दूसरे मरहले में मारा जाए। बहरहाल ये तमाम मरहले एयरपोर्ट की हदूद तक महदूद होने चाहिए। एयरपोर्ट की हदूद से उसको ज़िंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्टार्क ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम तस्वीर हासिल करो और फिर तस्वीर की कापी मुझे भिजवा दो। स्टार्क ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो स्टार्क ने रिसीवर रख दिया। उसे सोच लिया था कि वो मेकअप में एयरपोर्ट से बाहर मौजूद रहेगा, और अगर इमरान वहाँ से किसी भी सूरत बचकर बाहर आ जाए तो उसे खुद हलाक कर देगा। उसे यकीन था कि इस इंतज़ाम के बाद इमरान के बच निकलने का 1% भी स्कोप ना रहेगा। डेविक और पैगी ग्राबी और लोरगो शहर के दरमियान एक खासे बड़े गाँव नुमा शहर की एक इमारत में बैठे शराब पीने में मसरूफ़ थे। उस शहर का नाम चांगी था। चांगी से गुजरे बगैर सड़क के रास्ते किसी सूरत लोरगो तक ना पहुंचा जा सकता था। चांगी के आगाज़ में सड़क की साइड पर एक बड़ी चेक पोस्ट थी, जहां चागो इंतहाई मौस्तदी और सख्ती से हट गुजरने वाली कार और जीप वगैरह को ना सिर्फ अच्छी तरह चेक करते थे, बल्कि स्याहों के कागजात तक भी बाकायदा छान फटक होती थी। ये चेकिंग 24 घंटे जारी रहती और चागो फोर्स के अफराद जहाँ 3 शिफ्टों में काम करते थे। उनकी रिहायशी कॉलोनी भी यहाँ से करीब ही थी। डेविक और पैगी को यहाँ आए हुए 2 रोज़ हो गए थे। उनका ज़्यादातर वक्त इस चेक पोस्ट पर ही गुजरता था, लेकिन शाम होते ही वो इस गाह पर पहुँच जाते। आखिर हमें यहाँ क्यों पाबंद किया गया है? पैगी ने कहा, तुम्हें तो मालूम है कि पाकिस्तान सीक्रेट के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, फिर तुम क्यों बार बार ये बात कर रही हो? डेविक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन सेक्शन चीफ ने तो कहा था कि पहले उन्हें क्राम्बी में रोका जाएगा और उन्हें वहीं हलाक कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अगर वो बचकर वहाँ से निकल आए तब हमें हरकत में आना होगा। लेकिन क्या सेक्शन चीफ को उनके नकलो हरकत का इल्म है? पैगी ने पूछा। सेक्शन चीफ का जाल हर जगह फैला हुआ है, इसलिए तुम सोच समझ कर मुँह से बात निकाला करो। डेविक ने शराब की चुस्की लेते हुए कहा। तो पैगी बेएहतियात हंस पड़ी। मैंने कोई गलत बात नहीं की। वैसे हम यहाँ हाँ मौजूद हैं, हमें कराम्बी में होना चाहिए था, ताकि उन पाकिस्तानी एजेंटों का शिकार खुद कर सकते। यहाँ बैठना तो महज अहमकाना काम है। पैगी ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम सुपर एजेंट हैं, लेकिन हमें सिर्फ निगरानी और चेकिंग पर लगा दिया गया है। डेविक ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर हम कराम्बी नहीं जा सकते तो फिर हमें लोरगो होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट बहरहाल वहाँ पहुँच कर ही आगे बढ़ेंगे। पैगी ने कहा, आगे वो कैसे जाएंगे? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस कदर खौफनाक जंगल में वो पैदल कैसे 150-200 मील का सफ़र करके वादी कार्स में पहुंचेंगे, जहां लेबॉरेटरी है? हेलीकॉप्टर तो उनके पास है नहीं, और अगर होता तो फिर ज़्यादा आसानी से उसे तबाह किया जा सकता था। डेविक ने कहा, जो कुछ हमने देखा है उसके बाद हमें वहाँ पहुँचना किसी के बस का रोक नहीं, और अगर कोई वहाँ पहुँच भी जाए तो मातू कबीला एक लम्हे में उनकी बोटियाँ उड़ा देगा। पैगी ने कहा, तुम्हें मालूम है कि इस लेबॉरेटरी में क्या हो रहा है? अचानक डेविक ने पूछा। होना क्या है? कोई खौफनाक हथियार ही बन रहा होगा। पैगी ने मुंह बनाते हुए कहा तो डेविक भी एहतियात हंस पड़ा। वहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान तैयार हो रहा है, जिंदा इंसान, मशीनी नहीं। डेविक ने कहा तो पैगी वे एहतियात उछल पड़ी। जिंदा इंसान तैयार हो रहा है? क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? मसनूई इंसान बहरहाल मशीन ही होता है, चाहे बज़ाहिर जिंदा ही क्यों ना नजर आता हो। पैगी ने कहा, वहाँ सलाजिम की नस्ल कशी हो रही। बैल के सर और इंसानी जिस्म रखने वाली मखलूक सलाजिम कहलाती है। डेविड ने कहा तो पैगी की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। क्या ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? पैगी ने कहा, मेरी सरदार मातों ने बताया है कि गुज़िश्ता 10 सालों से एक खौफनाक मखलूक तैयार की जा रही है। हज़ारों साल पहले दुनिया में मखलूते नूकी इंसान मौजूद थे, जो एक खौफनाक समंदरी तूफ़ान में मुकम्मल तौर पर सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो गए, क्योंकि इस तूफ़ान ने पूरी दुनिया को घेर लिया था। उनमें एक मखलूक सलाजिम थी जिसका सर, बैल और जिस्म इंसान का था, लेकिन ये आम इंसानी जिस्म नहीं था, बल्कि इस कदर सख्त था कि उस पर एटम बम भी असर नहीं कर सकता था। तारीख़ के मुताबिक सिर्फ एक मरतबा उस ज़माने के एक सूरमा ने उनमें से एक को अपनी तलवार से हलाक कर दिया, और ये किस्सा इस कदर मशहूर हुआ कि इस वक्त की पूरी दुनिया में उसे मिसाल समझा जाता था। डेविक ने मुसलसल बोलते हुए कहा, पहले तो तुम्हें शराब से नशा नहीं होता था, आज क्यों हो गया है? पैगी ने मुंह बनाते हुए कहा तो डेविक बेएहतियात कहा मार कर हंस पड़ा। तो तुम समझ रही हो कि मैं शराब के नशे में ये बातें कर रहा हूँ, जबकि ये हकीकत है, इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत, और मैंने इस मखलूक में से एक को खुद भी देखा है। डेविक ने कहा, क्या मतलब? कैसे? पैगी ने चौंक कर पूछा।
बैल के सर और इंसानी जिस्म रखने वाले इंसान को, लेकिन अभी वो बच्चा था, सिर्फ 6 साल का, लेकिन वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और सरदार मातू ने बताया कि 1000 ऐसे बच्चे अब तक पैदा किए जा चुके हैं और मज़ीद पैदा किए जा रहे हैं। यहाँ के साइंसदान उनकी तादाद 10 लाख तक ले जाना चाहते हैं। डेविड ने कहा कि वाकई तुम वाकई संजीदा हो या ये कोई मजाक है? पैगी को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ पैगी, जब तक मैंने उसे अपनी आंखों से ना देखा था मुझे इस बात पर यकीन ना आ रहा था। डेविड ने कहा तो पैगी की आंखें मज़ीद फैल गई। अरे तो ये मजाक नहीं, लेकिन मैं भी तो तुम्हारे साथ थी। तो फिर तुमने कब उसे देखा और कहाँ देखा था? पैगी ने कहा, जब तुम बड़े सरदार की झोंपड़ी में ही रुक गई थी तो मैं सरदार मातू के साथ लेबॉर्ट्री की सिक्योरिटी चेक करने चला गया था। ये सिक्योरिटी चेक करते हुए जब हम लेबॉर्ट्री के सिक्योरिटी एरिया में दाखिल हुए तो मैंने उससे पूछा कि लेबॉर्ट्री की जहरीली गैस बाहर निकालने का क्या इंतज़ाम है। तो सरदार मातू बेएहतियात हंस पड़ा। उसने मुझे बताया कि ये वैसी लेबॉर्ट्री नहीं कि जहाँ जहरीली गैस पैदा हो, यहाँ तो बच्चे पैदा करने और उनकी परवरिश करने के इंतजामात हैं। और लेबॉर्ट्री इसलिए उसे कहते हैं कि यहाँ क्लोनिंग के ज़रिए स्लाजीम पैदा किए जा रहे हैं, फिर उनकी परवरिश की जाती है। मैं इस बात पर बेहद हैरान हुआ और मुझे इसकी बात पर यकीन न आया। तो उसने मुझे लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर वाल्टर से मिलवाया। डॉक्टर वाल्टर से सिक्योरिटी के बारे में बड़ी तफसील से बात हुई। मैंने उससे सरदार मातू की बात का जिक्र किया तो डॉक्टर वाल्टर ने उसकी तस्दीक कर दी, लेकिन साथ ही मुझसे हल्फ लिया कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। फिर उसने एक स्लाजीम बच्चे को मंगवाया और मेरे सामने पेश कर दिया। बच्चा इंसानी था, लेकिन उसका सर इंसानों जैसा नहीं था, वो बैल जैसा था। अलबत्ता जिस्म इंसानों जैसा था, उसके सर पर छोटे छोटे सींग भी थे, लेकिन ये बोलता इंसानों की तरह था। फिर डॉक्टर वाल्टर ने मुझे बताया कि हज़ारों साल पहले ये मखलूक और इस जैसी और नई मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद थी, लेकिन फिर पूरी दुनिया में खौफनाक सैलाब आया और ये तमाम मखलूक़ात ख़त्म हो गई। अब हज़ारों साल बाद इस मखलूक का एक ढांचा दरियाफ्त हुआ तो उसके डीएनए से क्लोनिंग के ज़रिए ये मखलूक पैदा की गई है, जो बड़ी होकर बीटी की फ़ौज बनेगी और पूरी दुनिया का कंट्रोल संभालेगी। डेविड ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन उनमें खास बात क्या है? क्या ये आम इंसानों से मुख्तलिफ है? पैगी ने पूछा। इनमें 2 ऐसी खसूसियात हैं जिनकी वजह से उन पर काम किया जा रहा है, डेविड ने कहा। कौन सी खसूसियात? पैगी ने चौंक कर पूछा। एक तो ये कि ये अपने आका के ग़ुलाम होते हैं, इंतहाई फरमा बरदार ग़ुलाम। उन्हें जो हुक्म दिया जाए ये उसे हर सूरत में बजा लाते हैं। उनके जहनों में कभी भी और किसी भी लम्हे गद्दारी या बगावत पैदा नहीं हो सकती। डेविड ने जवाब दिया। हैरत अंगेज़ और दूसरी खसूसियात क्या है? पैगी ने कहा, इनके जिस्मों पर किसी किस्म का कोई असलहा असर नहीं कर सकता। उन पर एटम बम मारो या हाइड्रोजन बम, ये हलाक नहीं होंगे। डेविड ने कहा तो पैगी के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। ये कैसे मुमकिन है? अगर वो इंसान हैं, चाहे उनकी शक्लें कैसी भी हों, बहरहाल होंगी तो वो इंसान ही, पैगी ने कहा। यही सवाल मैंने डॉक्टर वाल्टर से किया था। उसने जवाब दिया कि इस मखलूक के जिस्मानी टिश्यूज़ ऐसे हैं कि उन पर किसी किस्म की रेज़ या बारूद वगैरह कोई असर नहीं करता। अलबत्ता सिर्फ इंतहाई तेज़ फालूदी हथियार से ये ज़ख्मी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हलाक नहीं हो सकते। इनके अंदर फितरी सलाहियत है कि इनके कटे हुए जिस्मानी टिश्यूज़ चंद लम्हों बाद दोबारा मिल जाते हैं, डेविड ने कहा। फिर ये कैसे हलाक हो सकता है? उनकी उम्रें कितनी होंगी? पैगी ने कहा। बकौल डॉक्टर वाल्टर के सलाजीम 30 साल की उम्र तक इंसानों की तरह बढ़ते और ताकतवर होते रहते हैं, लेकिन 30 साल की उम्र में पहुंचकर उनकी बढ़ोतरी बंद हो जाती है। फिर सैकड़ों सालों तक ये ऐसे ही रहते हैं। डॉक्टर वाल्टर ने मज़ीद बताया कि उन्होंने अब तक लेबॉर्ट्री में इन पर जो तजुर्बात किए उसे तो यही लगता है कि इसकी ज़िंदगी बेहद तवील है, डेविड ने जवाब दिया। हैरत अंगेज़, ये मखलूक तो वाकई पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगी, लेकिन क्या इनमें औरतें भी हैं? पैगी ने कहा। कदीम दौर में शायद हो, लेकिन अब चूँकि इनकी ढांचे के डीएनए से क्लोनिंग के ज़रिए पैदा किया जा रहा है और वो ढांचा मर्द का है, इसलिए तमाम मर्द ही सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में सलाजीम औरत की ढांचे की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ढांचा नहीं मिला, डेविड ने जवाब दिया। क्या कदीम दौर में सलाजीम औरतों का सुराग मिलता है? पैगी ने कहा। नहीं, कदीम दौर की जिस कदर शहादतें मिली हैं वो सब मर्दों के बारे में ही मिली हैं, डेविड ने जवाब दिया। फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी तो डेविड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डेविड बोल रहा हूँ, डेविड ने कहा। स्पेशल कॉल दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो डेविड ने फ़ोन पीस के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया और फिर रिसीवर रख दिया। स्पेशल कॉल थी? पैगी ने पूछा तो डेविड ने इस बात में सर हिला दिया। इसका मतलब है कि अब हमें लोरगो जाना होगा, पैगी ने कहा। फिर इससे पहले कि डेविड जवाब देता, फ़ोन की घंटी दोबारा बज उठी और डेविड ने लाउडर का बटन प्रेस करके रिसीवर उठा लिया। डेविड बोल रहा हूँ, डेविड ने मोहबाना लहजे में कहा। डेविड, तुम पैगी समेत फ़ौरन चांगी छोड़कर लोरगो पहुँचो और अपने सेक्शन को भी फौरी कॉल कर लो। लोरगो में तुमने सरदार मातू से हटकर अलहदा अपना अड्डा बनाना है। सरदार मातू को लेबॉर्ट्री में कॉल कर लिया गया है। अब वो लोरगो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पाकिस्तानी एजेंटों का हाथमा नहीं हो जाता।
सेक्शन चीफ ने तेज़ और तहकुमाना लहजे में कहा, क्या पाकिस्तानी एजेंट यहाँ चांगी से गुजर गए हैं बॉस? डेविक ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, अभी वो क्राम्बी में है। 4 अफराद के बारे में मालूम हुआ था कि वो क्रांत से क्राम्बी पहुँच रहे हैं, जिस पर क्राम्बी में बीटी के एजेंट डेगार और उसके सेक्शन की ड्यूटी लगाई गई कि वो उनका हाथ ना कर दे। लेकिन फिर एयरपोर्ट पर उनके सिर्फ 2 साथी ज़ख्मी हुए, जबकि वो 2 बच जाने में कामयाब हो गए। और फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले खतरनाक एजेंट इमरान के बारे में पाकिस्तान से रिपोर्ट मिली कि वो एक पाकिस्तानी और एक अफ्रीकी हबशे के साथ पाकिस्तान से करामी पहुंच रहा है, जिस पर बीटी के सुपर एजेंट स्टार्क को सेक्शन में लाया गया। उसे सिर्फ इमरान को हलाक करने का टारगेट दिया गया है, क्योंकि असल आदमी वही है। लेकिन अगर ये लोग बचकर वहाँ से निकल गए तो फिर ये लाजमन लोगों पहुँचेंगे और तुम वहाँ उनका शिकार आसानी से खेल सकते हो। वो लोग इस कदर ख़तरनाक और तेज़ हैं कि सेक्शन को अब यकीन हो गया है कि अगर वो कराम्बी से बच निकले तो चांगी चेकपोस्ट पर भी काबू में नहीं आ सकते। सेक्शन चीफ ने तेज़ लहजे में कहा, बॉस अगर आप इजाज़त दें तो मैं पैगी को चंद अफराद के साथ कराम्बी भिजवा दूँ। डेविक ने कहा, नहीं, तुम दोनों ने लोरगो पहुंचना है अभी और इसी वक्त। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया, यस बॉस, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो लोरगो पहुंचने की बजाय किसी और रास्ते से किसी भी तरीके से बराह रास्त वादी कार्स पहुंच जाएं और हम लोरगो में बैठे उनका इंतज़ार ही करते रह जाएं। डेविक ने कहा, तुमने लिबर्टी का सर्वे किया है? क्या ऐसा मुमकिन है? जबकि सेक्शन को तो यही बताया गया कि वादी कार्स जाने के लिए लोरगो से हर सूरत में गुजरना पड़ता है। सेक्शन चीफ ने इस बार कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, बज़ाहिर तो यही नज़र आता है बॉस, लेकिन जिस तरह के ये एजेंट हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। डेविक ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा मुमकिन है जिन लोगों ने मोस्ट टॉप सीक्रेट लिबर्टी का खोज लगा लिया है वो कोई ऐसा रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। ठीक है, तुम दोनों लोरगो में काम करो, मैं लिबर्टी के लिए ज़वालो कबीले की 4 सरदारों को हुक्म दे देता हूँ। वो इस लिबर्टी और उसके इर्द गिर्द फैले हुए वसी जंगल में तमाम हिफाजती इक़दाम कर लेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया, ज़वालो कबीले के सरदार वो क्या करेंगे बॉस? डेविक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा, तुमने लिबर्टी देखी है? यस बॉस, तुम वहाँ हेलीकॉप्टर पर गए थे। अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर की बजाय जंगल से गुजर कर जाना पड़ता तो तुम्हें अंदाज़ा होता कि अफ्रीका के ये जंगल किस कदर खतरनाक दरिंदों से भरे हुए हैं। और फिर ज़वालो और मातो कबीले दोनों आदम खोर कबीले हैं। ज़वालो कबीले के 4 सरदार हमारे अंडर हैं, जबकि मातो कबीले का बड़ा सरदार मातो हमारा आदमी है। लिबर्टी के इतराफ़ में जो वसी और अरीज़ जंगल फैला हुआ है उसमें एक तरफ ज़वालो कबीला मौजूद है और दूसरी तरफ मातो कबीला, और पाकिस्तानी एजेंटों को बहरहाल जंगल में से ही गुजरना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर को तो फ़िज़ा में हिट कर दिया जाएगा, सेक्शन चीफ ने कहा। यस बॉस, वहाँ पहुँचना वाकई नामुमकिन बन जाएगा, डेविक ने कहा। उस लिबर्टी में जो कुछ हो रहा है उस पर बीटी के मुस्तकबिल का इन्हसार है, इसलिए हमने उसको हर सूरत में बचाना है। बहरहाल तुम दोनों फ़ौरन वहाँ पहुँचो। अगर तुमने वहाँ आने वाले पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा कर दिया तो तुम दोनों को गोल्डन एजेंट बनाकर हेडक्वार्टर से मुंसलिक कर दिया जाएगा। ये तुम्हारा इनाम होगा और तुम जानते हो कि ये कितना बड़ा इनाम है, सेक्शन चीफ ने कहा। तो डेविक और पैगी के चेहरों के अज़लात मुसरत की शिद्दत से कपकपाने लगे और उनकी आंखों में तेज़ चमक उभर आई। अब तो हम ख्वाहिश करेंगे बॉस कि वो लारगो पहुंच जाएं, डेविक ने बेसाख्ता कहा। तुम दोनों ने ये समझकर वहाँ इंतजाम करने हैं कि ये लोग वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, और सुनो, उन्हें बगैर किसी तौक़ुफ़ के हलाक कर देना। उनकी निगरानी, चेकिंग और छानबीन के चक्कर में मत पड़ना, सेक्शन चीफ ने कहा। यस बॉस, डेविक ने जवाब दिया। अगर ये लोग क्राम्बी में मारे गए तो तुम्हें इतला मिल जाएगी, और अगर ये वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए तब भी तुम्हें इतला मिल जाएगी, दूसरी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो डेविक ने तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। मुसाफिर बरदार जहाज़ अपनी रफ्तार से फ़िज़ा का सीना चीरते हुए आगे बढ़ा चला जा रहा था। ये तवील फासले की फ़्लाइट थी, इसलिए मुसाफिर इसमें बड़े ईजी अंदाज में बैठे थे। फ़्लाइट पाकिस्तान से कराम्बी जा रही थी। फ़्लाइट ने रास्ते में 2 जगह लैंड किया और अब 2 घंटे बाद उसे कराम्बी लैंड करना था। जहाज़ के तकरीबन दरमियानी हिस्से में इमरान बैठा था, इसके साथ टाइगर था, जबकि जोसेफ और जोआना उगबी सीट पर मौजूद थे। इमरान का पहले ख्याल यही था कि वो इस मिशन में सिर्फ जोसेफ को साथ ले जाएगा, लेकिन फिर उसने ये इरादा बदल लिया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ये मिशन बड़ा अरसा लग सकता है। उस दौरान अकेला जवाना राना हाउस में बेहद बोर होगा, इसलिए उसने जवानों को भी साथ चलने का कह दिया। इमरान ने टाइगर को मुख्तसर तौर पर मिशन के बारे में बता दिया था, इसलिए टाइगर के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। इमरान अपनी आदत के मुताबिक सीट की पुश्त से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था, जबकि टाइगर एक रसाला देखने में मसरूफ़ था कि अचानक एयर होस्टेस तेज़ कदम उठाते ही इमरान के करीब आकर रुकी। मिस्टर इमरान, आई एम सॉरी, आपको मैंने डिस्टर्ब किया, आपकी कॉल है पाकिस्तान से, एयर होस्टेस ने माज़रत ख़्वाहाना लहजे में कहा। तो इमरान चौंक कर आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। थैंक यू मिस, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ वो पायलट केबिन के साथ छोटे से फ़ोन रूम में दाखिल हो गया। उसने रिसीवर उठाकर एक बटन दबाया तो फ़ोन का रब्ता करीबी एयरपोर्ट एक्सचेंज से हो गया। मेरा नाम अली इमरान है, मेरी कॉल आई है, इमरान ने कहा। ये से हम कॉल कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से एक निशानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो इमरान साहब, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। कोई ख़ास बात?
इमरान ने चौंक कर पूछा, क्योंकि ब्लैक ज़ीरो बगैर किसी वजह के फ़ोन ना कर सकता था और इमरान के जहन में फ़ौरी तौर पर कोई वजह ना आ रही थी। क्रामी से सिद्दीकी की कॉल आई है, चौहान और नुमानी दोनों शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेएहतियात उछल पड़ा। अरे वेरी बैड, क्या तफसील है? इमरान ने चौंक कर पूछा तो दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने उसे तमाम तफसील बता दी। हाँ, इसका मतलब है कि बीटी पूरी कुव्वत से मुकाबले पर है। ठीक है, तुम चौहान और नुमानी को फौरी तौर पर वापस कॉल करो, इमरान ने कहा। क्या यहाँ से 2 साथियों को भिजवा दूँ? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, मज़ीद किसी की ज़रूरत नहीं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप असल चेहरे में जा रहे हैं, हो सकता है कि बीटी को आपके बारे में मालूमात मिल गई हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम्हारी कॉल से पहले मुझे इस बात का ख्याल ना था, क्योंकि क्रामी की कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमने मिशन मुकम्मल करना है, लेकिन इसके बावजूद बीटी ये वहाँ सिद्दीकी और उसके साथियों से टकरा गई है। तो इसका मतलब है कि निकोलस ने हमारी दुरुस्त रहनुमाई की है। लेबॉर्ट्री वाकई शुमाली अफ्रीका में ही है। अब मैं मोहतात रहूँगा, इमरान ने कहा। अल्लाह हाफिज़, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने भी अल्लाह हाफिज़ कहकर रिसीवर रखा और फ़ोन रूम से निकलकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। आप बेहद सनीदा दिखाई दे रहे हैं बॉस, टाइगर ने कहा। हाँ, कराम्बी में सिद्दीकी और उसके साथियों पर हमला किया गया है और चौहान और नुमानी शदीद ज़ख्मी हैं। चीफ का फ़ोन था, इमरान ने जवाब दिया। फिर तो उन्हें हमारे बारे में भी इल्म हो गया होगा, टाइगर ने कहा। हाँ, इसलिए अब हमें एयरपोर्ट से आखिरी काउंटर के बाद पब्लिक लाउंज में जाने से पहले मास्क मेकअप करना होगा, इमरान ने कहा। लेकिन जोसेफ और जोआना का क्या होगा, टाइगर ने कहा। मेन टारगेट मैं ही होगा, उन दोनों इन दिनों जैसे भी वहाँ बेशुमार लोग होंगे, इसलिए ये निकल जाएंगे। तुमने भी मुझसे अलहदा रहना है और तुमने नेशनल गार्डन पहुँचना है, मैं भी वहीं पहुँचूँगा। जोसेफ और जोआना को भी वहीं जाने का कह देना, इमरान ने कहा। उसके साथ ही मुड़कर उसने भी सीट पर मौजूद जोसेफ और जोआना को भी तफसील बता दी। मास्टर, क्या ये मालूम हो गया है कि चौहान और नुमानी को किसने ज़ख्मी किया? जोआना ने तेज़ लहजे में कहा। हाँ, और सिद्दीकी और हावा ने उन सबका खात्मा भी कर दिया है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अरे फिर ठीक है, जोआना ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। बॉस, आपके सर पर क्रासामा गिद्ध का साया पड़ रहा है, अचानक जोसेफ ने कहा। फिलहाल तो तुम्हारा साया पड़ रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं गलत नहीं कह रहा बॉस, और जिस पर क्रासामा गिद्ध का साया पड़ जाए वो इंतहाई खतरे में है। जोसेफ का लहजा बेहद संजीदा था। फिर उसका साया कैसे दूर हो सकता है, इमरान ने लुत्फ लेने किसी अंदाज में कहा। बॉस, क्रासामा गिद्ध का साया खून बहाए बगैर नहीं दूर हो सकता, ये बात तो तय है, जोसेफ ने जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो, मेरी टाई सुर्ख रंग की है, खून के रंग की, और ये खून गले से निकलकर नाव तक बहता चला जा रहा है, इसलिए क्रासामा गिद्ध का साया दूर हो चुका है, इमरान ने कहा। और उसने वाकई सुर्ख रंग की टाई बांधी हुई थी जिस पर सुनहरे रंग की तितलियां बनी हुई थी। और हाँ बॉस, आप वाकई दुरुस्त कह रहे हैं, फादर जोशुआ हम पर वाकई मेहरबान है, जोसेफ ने इस बार इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा। सुनो, तुम दोनों ने अलग-अलग होकर नेशनल गार्डन में पहुंचना है, इमरान ने कहा। फिर उसने अपना रुख सीधा कर लिया और चंद लम्हा बाद एक बार फिर उसे सर सीट की पुश से लगाया और आंखें बंद कर ली। टाइगर के चेहरे पर हैरत थी, क्योंकि इमरान के चेहरे पर जिस तरह का गहरा इत्मीनान उसे नज़र आ रहा था वो पहले नज़र ना आ रहा था। फिर 2 घंटे की परवाज़ के बाद जब पायलट की तरफ से जहाज़ के लैंड होने के ऐलानात होने लगे तो पूरे त्यारे में जैसे हलचल सी मच गई। हर शख्स सीधा होकर बैठ गया और फिर सबने बेल्ट बांधनी शुरू कर दी। इमरान और उसके साथियों ने भी बेल्ट बांध ली। थोड़ी देर बाद जहाज़ लैंड कर गया। इमरान ने अपने साथियों समेत जहाज़ से नीचे उतर आया। इमरान ने पहले ही सबके कागजात उनके हाथों में दे दिए थे, इसलिए इमरान के पास सिर्फ उसके अपने कागजात थे। मुख्तलिफ काउंटर से गुजरने के बाद जब वो आखिरी काउंटर पर से सीधा फारिग हो गया तो सीधे बने हुए वाशरूम की तरफ बढ़ गया। जोसेफ, जोआना और टाइगर वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे। टाइगर के पास भी मास्क मेकअप बॉक्स मौजूद था, इसलिए इमरान समझ गया कि वो मेकअप करके बाहर जा चुका होगा। वाशरूम में इमरान ने मास्क मेकअप किया। फिर वाशरूम से निकलकर वो तेज़ कदम उठाता हुआ पब्लिक लाउंज की तरफ बढ़ गया। क्रामी एयरपोर्ट पर हादसा रश था। बैक वक्त कई फ्लाइट्स आ जा रही थी और यहाँ स्याह फामों की कसरत थी। इमरान जैसे ही पब्लिक लाउंज में पहुंचा, उसकी तेज़ नज़रों ने फ़ौरन ही एक आदमी को चेक कर लिया जो जेब में हाथ डाले बड़ी तेज़ नज़रों से पब्लिक लाउंज से गुजरने वाले हर आदमी का जायज़ा ले रहा था। इमरान इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फिर बैरूनी बरामदे तक पहुँचते उसने 2 और आदमियों को भी चेक कर लिया। उनकी भी वही पोजीशन थी जो इस पहले आदमी की थी। इन दोनों की नज़रें भी एक आदमी का बगौर जायज़ा ले रही थी। जाहिर है उन्होंने इमरान का भी बगौर जायज़ा लिया होगा, लेकिन चूँकि इमरान मेकअप में था इसलिए वो मेकअप को नहीं पहचान सके। इमरान तेज़ी से कदम उठाता हुआ टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ता चला गया। फिर टैक्सी स्टैंड के करीब पहुंचकर वो बेएहतियात चौंक पड़ा। उसने वहाँ करीब ही जनरल पार्किंग में कार के करीब खड़े आदमी को देखा तो उसके जहन में फ़ौरन ही उसके लिए शनासाई की लहर दौड़ गई। ये अफ्रीकी नज़ाद था, लेकिन उसका रंग गहरा स्याह ना था। अलबत्ता उसके चेहरे के हदोहाल अफ्रीकी थे। वो लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक था। वो कार से पुश टिकाए खड़ा था। उसकी तेज़ नज़रें पब्लिक लाउंज की तरफ ही लगी हुई थी। इमरान जहन पर जोर देता रहा कि उस आदमी को उसने कहाँ देखा। फिर अचानक उसके जहन में झमाका हुआ और उसे याद आ गया कि ये शख्स अखीमा की एक सरकारी एजेंसी का खासा मारूफ एजेंट था। उसका नाम स्टार्क था। इमरान ने चूँकि उसे बड़ी तवील अरसे बाद देखा इसलिए वो उसे फौरी तौर पर ना पहचान सका था।
स्टार्क को देखकर उसने टैक्सी में बैठने का इरादा बदल लिया और कदम बढ़ाता हुआ पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया। स्टार्क ने उसे देखा लेकिन उसके चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। इमरान उसके करीब से गुजरकर आगे बढ़ता चला गया। स्टार्क की कार के साथ एक बड़ी सी जीप मौजूद थी। इमरान उस जीप की ओर में जाकर रुक गया। स्टार्क जिस अंदाज में खड़ा था और जिस तरह पब्लिक लॉन्च की तरफ देखा था, उससे जाहिर होता था कि वो भी इसी सिलसिले में यहाँ आया हुआ है। अचानक इमरान के कानों में सेलफोन की घंटी बल्कि सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ स्टार्क की तरफ से सुनाई दी थी। यह स्टार्क बोल रहा हूँ। स्टार्क की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ को दबाकर बोल रहा था, लेकिन चूंकि इमरान उसके बेहद करीब था इसलिए वो उसे उस आवाज़ को बाखूबी सुन रहा था। स्टार्क का नाम सुनकर इमरान ने इस अंदाज में सर हिला दी जैसे वो अपनी याददाश्त पर उसका भरोसा दुरुस्त साबित हुआ हो। नाइफ बोल रहा हूँ बॉस। वो पाकिस्तानी एजेंट इमरान तो पब्लिक लाउंज में आया ही नहीं। एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अल्फाज बहरहाल इमरान के समझ में आ गए थे और अपना नाम सुनकर वो बेएहतियात चौंक पड़ा। उसका वो मुकामी साथी और स्याह फार्म, उनका क्या हुआ? स्टार्क ने पूछा। स्याह फार्म तो नज़र आया था, लेकिन आपने चूँकि सारी तवज्जो उस इमरान की तरफ देने का हुक्म दिया इसलिए हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया और वो बाहर चला गया। दूसरा पाकिस्तानी आदमी भी नज़र नहीं आया, नाइफ ने जवाब दिया। अंदर से मालूम कराओ कि वो कहाँ गए। तमाम खुफिया रास्तों पर भी हमारे आदमी मौजूद हैं। अगर ये दोनों वहाँ से गुजरे होते तो अब तक इत्तला मिल चुकी होगी, स्टार्क ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं क्लब जा रहा हूँ, तुम तमाम मालूमात हासिल करके मुझे वहाँ रिपोर्ट दो, स्टार्क ने कहा। और थोड़ी देर बाद वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा जिसे वो टेक लगाए हुआ खड़ा था। फिर कार आगे जाकर मुड़ी और पार्किंग के मेन गेट से गुजरकर घूमकर इमरान की नज़रों से ओझल हो गई। तो इमरान सर हिलाता हुआ जीप की ओर से निकला और आगे बढ़ा। फिर वो पार्किंग से निकलकर एयरपोर्ट की हदूद से बाहर आकर एक तरफ बने हुए बस टर्मिनल की तरफ बढ़ गया। उसने अब टैक्सी की बजाय बस के ज़रिए नेशनल गार्डन जाने का फ़ैसला कर लिया था। सिद्दीकी और हावर एयरपोर्ट के पब्लिक लॉन्ज में मौजूद थे। सिद्दीकी ने चीफ को फ़ोन पर चौहान और नुमानी के ज़ख्मी होने और ट्रामी में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में तफसील से रिपोर्ट दे दी थी, जिस पर चीफ ने चौहान और नुमानी को फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस ले जाने का हुक्म दे दिया था और उसके साथ उसे बता दिया कि इमरान, टाइगर, जोसेफ और जवाना के साथ तकरीबन 2 घंटों में कराम भी पहुँच रहे हैं। अब ये तमाम मामला इमरान खुद हैंडल करेगा। तो सिद्दीकी और हावर चौहान और नुमानी को साथ लेकर टैक्सी के जरिए एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां एक फ़्लाइट पर जो वेलिंगटन जा रही थी उन्हें सीटें मिल गईं। वेलिंगटन पहुंचकर वो आसानी से पाकिस्तान पहुंच सकते थे। सिद्दीकी के नुक्ता नज़र से उनकी फौरी वापसी ज़रूरी थी, क्योंकि उनकी हालत के पेश नज़र वो नहीं चाहता था कि वो किसी चक्कर में दोबारा फंस जाए। इस तरह तो उनकी ज़िंदगी को मज़ीद खतरा लाहक हो सकता था। फ़्लाइट की रवानगी के बाद सिद्दीकी और हावर वहीं रुक गए थे, क्योंकि चीफ ने इमरान और उसके साथियों की आमद के बारे में बता दिया था और सिद्दीकी ने एयरपोर्ट से फ़्लाइट के बारे में जो मालूमात हासिल की थी उनके मुताबिक ये फ़्लाइट 1 घंटे बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। चनाचे सिद्दीकी ने फैसला किया कि वो इमरान और उसके साथियों से वहीं एयरपोर्ट पर ही मिल लेगा, क्योंकि अब वो ब्लैकवे होटल में नहीं रह रहे, बल्कि उन्होंने किराए के लिए हाली कोठी में डेरा जमाया हुआ था। और फिर 1 घंटे बाद जब फ़्लाइट के लैंड होने के ऐलानात शुरू हो गए तो सिद्दीकी और हावर रेस्टोरेंट से उठकर पब्लिक लॉन्ज में आ गए। थोड़ी देर बाद लोग बाहर आना शुरू हो गए। मेरा ख्याल है सिद्दीकी यहाँ कुछ और हमला आवर भी मौजूद है, अचानक हावर ने कहा। तो सिद्दीकी चौंक पड़ा। हमला आवर? क्या मतलब? 3 आदमी जो हर बाहर आने वाले को बड़े गौर से देख रहे थे और उनकी जेबों के बाहर बता रहे हैं कि उनकी जेबों में मशीन पिस्टल मौजूद है, हावर ने कहा। वो हाँ, वाकई कहीं ये इमरान साहब और उनके साथियों के लिए मौजूद ना हो, सिद्दीकी ने चौंक कर कहा। हमारे पास तो असलहा ही नहीं, हावर ने होंठ चबाते हुए कहा। और जोसेफ और जवाना, वो जोसेफ को देख रहे हैं और उनकी नज़रों में शनासा आई है। हावर, तुम जाकर जोसेफ और जवाना से बाहर मुलाकात करो, मैं इमरान साहब को चेक कर लूँ, फिर मैं भी आ जाऊँगा, सिद्दीकी ने कहा। तुम इमरान साहब को लेकर ब्राइट डे होटल के सामने आ जाना, हम वहीं मौजूद होंगे, हावर ने कहा और तेज़ी से कदम उठाता हुआ बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। वो चूँकि मेकअप में थे इसलिए जाहिर है जोसेफ और जवाना तो उन्हें पहचान न सकते थे। सिद्दीकी काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, लेकिन ना तो उसे वहाँ इमरान नज़र आया ना ही टाइगर। और फिर उसने चेकिंग करने वाले एक आदमी को अंदर जाते हुए देखा तो वो समझ गया कि इमरान और टाइगर मास्क मेकअप करके निकल गए होंगे। जोसेफ और जवाना का इसलिए मेकअप ना किया गया था कि यहाँ स्याह फार्मों की कसरत थी, इसलिए वो जैसे ही दिखाई दे रहे थे। सिद्दीकी इंतहाई मोहतात अंदाज में चलता उस आदमी के करीब एक पब्लिक फ़ोन बूथ की ओट में खड़ा हो गया, जिस इशारे से दूसरे आदमी को बुला लिया था। सिद्दीकी समझ गया कि इमरान और उसके साथियों की नज़र ना आने की वजह वो अब उनके बारे में मालूमात हासिल करने गया होगा, और चूँकि उस आदमी ने इशारा किया था इसलिए उन तीनों का इंचार्ज वही लगता था। सिद्दीकी उनके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। नहीं बात अंदर कोई नहीं, तमाम मुसाफिर जा चुके हैं, अंदर जाने वाले ने बाहर आकर उस आदमी से कहा। इससे मतलब है कि वो निकल गए। इससे तो बेहतर था कि हम उस हफ्ते को ही कवर कर लेते, इंचार्ज ने कहा। उससे तो हम शहर में भी ट्रेस कर लेंगे बॉस, अंदर जाकर वापस आने वाले ने कहा। ठीक है, तुम बाकी साथियों समेत उसकी तलाश शुरू करो। बॉस क्लब चला गया, मैं उसे रिपोर्ट देकर हेडक्वार्टर पहुंच रहा हूं, इंचार्ज ने कहा। यस बॉस, दूसरे आदमी ने कहा, और फिर वो तेज़ी से कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया।
एक तरफ खड़ा हुआ तीसरा आदमी भी उसके इशारे पर उसके पीछे बैरूनी रास्ते की तरफ बढ़ गया, जबकि इंचार्ज फ़ोन बूथ की तरफ आया। सिद्दीकी की उसकी तरफ खुश थी, इसलिए उसने सिद्दीकी पर तवज्जो ना दी और फ़ोन बूथ में दाखिल होकर उसने जेब से कार्ड निकाला। उसे फ़ोन बॉक्स में डालकर उसने उसे दबाया तो सिद्दीकी मुड़ा और 2 कदम बढ़कर ज़रा आगे हो गया। उसका अंदाज बड़ा सरसरी था। वो आदमी भी रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस कर रहा था। गो उसकी उंगली हाथ से तेज़ रफ्तारी से नंबर प्रेस कर रही थी, लेकिन नंबर सिद्दीकी के जहन में नक्श होते जा रहे थे। नाइफ बोल रहा हूँ बॉस। उस आदमी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर भी नहीं है, वो यकीनन किसी खुफिया रास्ते से निकल गए होंगे। मैंने अपने आदमी को कह दिया वो सब्जी को ट्रेस करें, वो लाजमन उसके बारे में जानता होगा। दूसरी तरफ से इस बात को उस आदमी ने कहा, ठीक है बॉस, हम जल्द ही उसे ट्रेस कर लेंगे। दूसरी तरफ से उसने बात सुनकर कहा और रिसीवर रख दिया तो सिद्दीकी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद नाइफ उसके करीब से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उसका रुख पार्किंग की तरफ था। थोड़ी देर बाद वो पार्किंग में मौजूद एक कार में सवार हुआ और फिर कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी और घूमकर मेन गेट की तरफ बढ़ती चली गई। सिद्दीकी उसे जाते हुए देखता रहा। जब वो घूमकर नज़रों से गायब हो गई तो सिद्दीकी मुड़ा और एक फ़ोन बूथ में दाखिल होकर उसने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। येस इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निशानी आवाज़ सुनाई दी। लॉर्ड चीफ ऑफिस से बोल रहा हूँ। सिद्दीक ने बड़े सर से लहजे में मुकामी ज़ुबान में कहा, यहाँ पुलिस कमिश्नर को लॉर्ड चीफ कहा जाता था। यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से चौंक कर और इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया, क्योंकि यहाँ पुलिस को इस कदर वसी हथियारात हासिल थे कि यहाँ पुलिस का नाम ही लोगों के लिए दहशत था। यही वजह थी कि इंक्वायरी ऑपरेटर लॉर्ड चीफ ऑफिस के अल्फाज सुनते ही यकला मोदब हो गई। एक फ़ोन नंबर नोट करो और बताओ कि ये नंबर किसके नाम पर और कहाँ नस्ब है। इंतहाई एहतियात से काम लेना, ये इंतहाई अहम सरकारी मामला है। सिद्दीकी ने लहजे को मज़ीद सर्द करते हुए कहा। यह सिर दूसरी तरफ से कदे कामते हुए लहजे में कहा गया तो सिद्दीकी ने नंबर बता दिया। होल्ड करें मिस, दूसरी तरफ से कहा गया और सिद्दीकी होंठ बींचे खामोश खड़ा रहा। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद इंक्वायरी ऑपरेटर ने कहा। यस, सिद्दीकी ने कहा, जनाब ये नंबर स्टार क्लब के मालिक और मैनेजर स्टार का है और उसी के नाम पर स्टार क्लब में नस्ब है जनाब। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्या पूरी एहतियात से चेक किया गया है? सिद्दीकी ने पूछा। यस, मैंने 2 बार चेक किया है सर, इंक्वायरी ऑपरेटर ने जवाब देते हुए कहा। अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कि ये सरकारी राज है। अगर आपने इसे ओपन किया तो आपकी बाकी ज़िंदगी ये एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर तड़पते हुए गुजरेगी। सिद्दीकी का लहजा बेहद सर्द हो गया था। मैं समझती हूँ सर। दूसरी तरफ से इस बार नुमाया तौर पर कांपते हुए लहजे में कहा गया तो सिद्दीकी ने ओके कहकर रिसीवर रखा। फिर फ़ोन बूथ से निकलकर वो तेज़ी से चलता हुआ पब्लिक लाउंज से बाहर आया। फिर एक चक्कर काट कर वो होटल ब्राइट डे की तरफ बढ़ता चला गया, जो एयरपोर्ट के करीब ही था। लेकिन वहाँ पहुँचकर वो यकला ठटक कर रुक गया, क्योंकि वहाँ ना हावर्ड मौजूद था और ना जोसेफ और जवाना। वो भी हैरत से इधर उधर देख रहा था कि एक स्टोन की ओर से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा। क्या आपका नाम माइकल है? उस आदमी ने सरगोशी के इस अंदाज में कहा तो सिद्दीकी चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, क्यों? सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपके साथी मिस्टर मार्शल ने मुझे आपका हुलिया बताकर कहा कि जब आप यहाँ पहुँचे तो आपको बता दिया जाए कि मिस्टर मार्शल 2 स्याह फार्म हबशियों के साथ नेशनल गार्डन गए हैं। आप भी वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि आपके चीफ ने भी वहाँ पहुँचना है। उस आदमी ने ऐसे से कहा और तेज़ी से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तो सिद्दीकी ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। वो समझ गया था कि इमरान ने एहतियातन टाइगर, जोसेफ और जवाना को लायदा होकर नेशनल गार्डन पहुंचने का कहा होगा, और जब हावर्ड जोसेफ और जवाना से मिला होगा तो उन्होंने यहाँ रुकने की बजाय उसे भी साथ चलने का कह दिया होगा। इसलिए हावर्ड ने सिद्दीकी को वहाँ पहुँचने का पैगाम देने के लिए उस आदमी को हायर किया होगा। चनाचे सिद्दीकी सर हिलाता हुआ वापस टर्मिनल की तरफ बढ़ता चला गया। वो बहरहाल साग और नाइफ के बारे में मालूमात हासिल कर चुका था। नाइफ अपने हेडक्वार्टर पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, नाइफ बोल रहा हूँ, नाइफ ने तेज़ लहजे में कहा। बॉस वार्नर बोल रहा हूँ, मैंने उस सब्जी को ट्रेस कर लिया है जो बाकी सारे एजेंटों के साथ है। कहाँ है वो? नाइफ ने चौंक कर पूछा। ये हबशी एक और एग्रीमेंट हबशी और एक एग्रीमेंट के साथ टैक्सी में सवार मुझे नज़र आया तो मैंने टैक्सी का ताक़ुब किया। टैक्सी नेशनल गार्डन पहुँच कर रुक गई और ये तीनों टैक्सी छोड़कर नेशनल गार्डन में दाखिल हो गए और अभी तक वहीं है। मैं उनकी निगरानी कर रहा हूँ, वार्नर ने जवाब दिया। तो वो सब्जी को नज़रों से ओझल ना होने देना, मैं चीफ को कॉल करके बाकी साथियों को भी कॉल करता हूँ। मेरा ख्याल है कि उन्होंने नेशनल गार्डन में इकट्ठे होने का प्लान बनाया है, इसलिए ये सब अब वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ उनका हाथमा भी आसानी से हो सकेगा, नाइफ ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो नाइफ ने कैडल दबाया। टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, स्टार्क बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही स्टार्क की आवाज़ सुनाई दी। नाइफ बोल रहा हूँ बॉस, हमने उस हबशी का सुराग लगा लिया है। यह हबशी एक दूसरे एग्रीमेंट नजाद हबशी और एक एग्रीमेंट के साथ टैक्सी में सवार होकर एयरपोर्ट से नेशनल गार्डन पहुंचा और अभी तक ये लोग वहीं हैं। वार्नर उनकी निगरानी कर रहा है, नाइफ ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन असल प्रॉब्लम तो उस इमरान को तलाश करना है, स्टार्क ने कहा। बॉस, ये लोग यकीनन नेशनल गार्डन में पहुंचेंगे, उन्होंने उसे मीटिंग पॉइंट बनाया होगा, नाइफ ने कहा। हाँ, लेकिन ये इमरान आखिर गायब कैसे हो गया? वो कहाँ से बाहर निकला होगा? स्टार्क ने कहा। बॉस, मैंने इस मामले पर गौर किया, मेरा ख्याल है कि या तो उन्हें हमारे बारे में इत्तला मिल गई होगी या फिर वैसे ही एहतियातन उन्होंने रास्ते में मेकअप कर लिया होगा, नाइफ ने कहा।
अहमक तो नहीं हो गए? पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान से पहली बार यहाँ आ रहे हैं, फिर उन्हें इतला कैसे मिल सकती है? फिर रास्ते में वो मेकअप कैसे कर सकते हैं? जहाज़ में वो मेकअप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कागजात पर मौजूद उनकी तस्वीरें तो नहीं बदली जा सकती, और अगर ऐसा होता तो लामहला वो हफ्शी भी मेकअप में होता। स्टार्क ने तेज़ लहजे में कहा। आपकी बात दुरुस्त है बॉस, अब आपका क्या हुक्म है? नाइफ ने मुंह बनाते हुए कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे स्टार्क की बात सुनकर सख्त कुफत पहुंची है। अपनी तरफ से उसने बड़ी दानिशमंदाना बात की थी, लेकिन स्टार्क ने उसे डांट दिया था। अपने साथियों को कॉल करके नेशनल गार्डन को घेर लो, फिर जैसे ही ये सब लोग वहाँ इकट्ठे हों, खास तौर पर इमरान नजर आए तो उन पर चारों तरफ से फायरिंग खोल दो, स्टार्क ने कहा। लेकिन बॉस, इमरान अगर मेकअप में हुआ तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? नाइफ ने कहा। अहमक आदमी, रास क्रेज इस्तेमाल करो, उनकी बातचीत सुनते रहो, इस तरह तुम्हें हर बात मालूम हो जाएगी, स्टार्क ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, नाइफ ने कहा। जैसे ही ये लोग ख़त्म हो तुमने मुझे फौरी रिपोर्ट देनी है, स्टार्क ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, नाइफ ने कहा, और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर उसने रिसीवर रखा और मेज़ की दराज से एक छोटा सा लेकिन जदीद साहब के सेलफोन निकाल कर उसने उसे ऑन करके एक नंबर प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, नाइफ कॉलिंग, नाइफ ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, एंथनी अटेंडिंग यू। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सबको कॉल करके कह दो कि वो नेशनल गार्डन पहुंच जाए, हमारा मतलूबा आदमी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। वार्नर वहाँ उनकी निगरानी कर रहा है। सब वहाँ पहुँच जाए और उन लोगों को घेर लें, लेकिन उन्हें किसी सूरत में मशकूक नहीं होना चाहिए। मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ, जब वो इमरान वहाँ पहुँचेगा तो हम उन पर फायर खोल देंगे, लेकिन तब तक उन्हें किसी सूरत में ना ही हमारी नज़रों से ओझल होना है, ना ही उन्हें हम पर कोई शक पड़ना चाहिए, नाइफ ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो नाइफ ने सेलफोन ऑफ करके उसे वापस मेज़ की दराज में रखा और फिर उठकर वो उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। वहाँ से एक अलमारी में से उसने एक छोटा सा पिस्टल निकाला और उसे जेब में डालकर वो मुड़ा, और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार हेडक्वार्टर से निकलकर नेशनल गार्डन की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। टाइगर एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज से निकलकर इत्मीनान से चलता हुआ टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ता चला गया। यस सर, एक टैक्सी ड्राइवर ने आगे बढ़कर उसे सलाम करते हुए कहा। नेशनल गार्डन जाना है, क्या किराया लोगे? टाइगर ने पूछा। यहाँ मीटर के मुताबिक किराया लिया जाता है जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। हो कि मीटर ऑन कर दो, फिर एक साथी भी यहाँ आने वाला है, तब हम चलेंगे, टाइगर ने कहा। तो टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दी, फिर उसने मीटर ऑन कर दिया। उसी लम्हे टाइगर ने इमरान को मास मेकअप में टैक्सी स्टैंड की तरफ आते मुड़कर पार्किंग की तरफ जाते देखा तो वो चौंक पड़ा। उसने पार्किंग की तरफ देखा तो उसे एक आदमी कार के साथ टेक लगाए खड़ा नजर आया। उस आदमी का अंदाज बता रहा था कि वो बाकायदा किसी की निगरानी कर रहा है। वो सामने जो आदमी कार से टेक लगाए खड़ा है, क्या तुम उसे जानते हो? यस सर, उनका नाम स्टार्क है। ये स्टार्क क्लब के मालिक हैं और जनरल मैनेजर हैं, टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से नोट टाइगर से लेकर जेब में डालते हुए कहा। उसी लम्हे टाइगर ने देखा कि इमरान उस आदमी की कार की साइड से गुजरकर आगे बढ़ गया, फिर एक अजीब सी जीप की ओर के पीछे गायब हो गया। टाइगर देखता रहा, लेकिन जब इमरान उस जीप की ओर से ना निकला तो वो समझ गया कि इमरान वहीं रुक गया है। क्या स्टार्क का ताल्लुक किसी बैनुल-अक़वामी तंजीम से है? टाइगर ने जेब से एक और नोट निकालकर टाइगर ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो ड्राइवर चौंक पड़ा। आप वाकई फ़याज़ आदमी हैं जनाब, आप मुझे खुलकर बताइए कि क्या मसला है, मैं आपके काम आ सकता हूँ, ड्राइवर ने कहा। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मैं नहीं चाहता कि तुम हाँ के मसाइल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठो, टाइगर ने टालते हुए कहा। जनाब, स्टार्क साहब एक्रीमा की सरकारी एजेंसियों में काम करते रहे हैं और अब उन्होंने यहाँ करामी में क्लब खोला हुआ है, लेकिन अब क्या करते हैं ये मुझे मालूम नहीं, ड्राइवर ने जवाब दिया। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। उसने स्टार्क को किसी से सेलफोन पर बातें करते हुए देख लिया था। फिर स्टार्क कार में बैठे और कार मेन गेट की तरफ बढ़ती चली गई। थोड़ी देर बाद उसने इमरान को भी मेन गेट की तरफ जाते देख लिया। मेन गेट पर ले चलो, टाइगर ने जल्दी से टैक्सी में बैठते हुए कहा। तो ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। टैक्सी आगे बढ़ा दी। फिर चक्कर काटकर जब वो मेन गेट पर पहुंचे तो टाइगर को इमरान कहीं नज़र ना आया। वो कुछ देर वहाँ रुककर इमरान को चेक करता रहा, लेकिन जब उसे इमरान कहीं नज़र ना आया तो उसने ड्राइवर को नेशनल गार्डन जाने का कह दिया। वो न जाने कहाँ चले गए हैं, बहरहाल चलो तुम, टाइगर ने कहा। यस सर, टैक्सी ड्राइवर ने कहा और दूसरे लम्हे टैक्सी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। टाइगर बैठा सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे उस स्टार्क को चेक करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि इमरान की इजाज़त के बगैर उसे कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए। इस फैसले पर वो मुतमईन हो गया। तकरीबन 1 घंटे की तवील ड्राइविंग के बाद टैक्सी नेशनल गार्डन की पार्किंग में पहुंचकर रुक गई। तो टाइगर ने ड्राइवर को एक और नोट दिया। फिर नीचे उतरकर वो नेशनल गार्डन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी वो नेशनल गार्डन के मेन गेट पर पहुंचा ही था कि अचानक उसे ख्याल आया कि यकीनन इमरान साहब उस स्टार्क की वजह से टैक्सी स्टैंड की तरफ आने की बजाय पार्किंग की तरफ गए होंगे। उनके मेन गेट पर ना मिलने का मतलब है कि वो लाजमन किसी न किसी अंदाज में उस स्टार्क के पीछे गए हैं। चनाचे नेशनल गार्डन में बैठकर उनकी वापसी का इंतज़ार करने की बजाय उसे भी स्टार्क क्लब पहुंचना चाहिए था, ताकि किसी भी वक्त वो किसी भी अंदाज में इमरान साहब की मदद कर सके। यह ख्याल आते ही वो तेज़ी से मुड़ा और टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। यह सर, कतार में सबसे आगे मौजूद टैक्सी के ड्राइवर ने आगे बढ़ते हुए कहा। स्टार्क क्लब ले चलो, टाइगर ने कहा।
यस सर, आइए सर, टैक्सी ड्राइवर ने कहा और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन किया और फिर तेज़ी से टैक्सी को आगे बढ़ा दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद टैक्सी 3 मंजिला इमारत के सामने पहुंचकर रुक गई। इमारत पर स्टार क्लब का नियॉन साइज बोर्ड मौजूद था। टाइगर ने मीटर देखकर एक नोट टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया, बाकी की टिप तुम्हारी। टाइगर ने कहा तो टैक्सी ड्राइवर ने उसका शुक्रिया अदा किया और तेज़ी से कदम उठाता हुआ क्लब के कंपाउंड गेट में दाखिल होकर मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। हाल आधे से ज़्यादा हाल ही पड़ा था। अलबत्ता हाल में मौजूद अफराद को देखकर टाइगर समझ गया कि जहाँ आने जाने वाले अमराद तबके के अफराद हैं। टाइगर ने एक नज़र हाल पर डाली और फिर एक खाली मेज़ की तरफ बढ़ गया। इमरान तो उसे वहाँ नज़र न आ रहा था, इसलिए अब वो सोच रहा था कि जहाँ बैठकर इमरान का इंतज़ार करे या वापस नेशनल गार्डन पहुँच जाए। फिर उसने कुछ देर इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। यस सर, टाइगर के बैठते ही एक वेटर ने करीब आकर कहा। हार्ड काफ़ी ले आओ, टाइगर ने कहा। यस सर, वेटर ने कहा और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो ट्राली धकेलता हुआ वापस आया और उसने हार्ड काफ़ी के बर्तन टेबल पर लगाने शुरू कर दिए। क्या जनाब स्टार्क अपने ऑफिस में मौजूद है? टाइगर ने वेटर से मुखातिब होकर पूछा तो वेटर भी एहतियात चौंक पड़ा। यस सर, वो भी थोड़ी देर पहले तशरीफ़ लाए हैं, वेटर ने कहा। क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? नो सर, वो किसी अजनबी से किसी सूरत नहीं मिलते। आपको जो काम हो आप उनके असिस्टेंट मैनेजर गार्ड से मिल लीजिए, वेटर ने जवाब दिया। हाली ट्राली धकेलता हुआ वापस चला गया तो टाइगर खामोशी से काफ़ी पीने लगा। अब ये बात तो तय थी कि उसकी ये सोच गलत थी कि इमरान उस स्टार के पीछे जहाँ पहुँचा होगा, और अब वो बेटा ये सोच रहा था कि क्या उसका अंदाज़ा गलत था कि इमरान उस स्टार को पार्किंग में देकर इधर गया था। लेकिन टैक्सी ड्राइवर की बात उसके जहन में गूंज रही थी कि स्टार यकीनन एजेंसियों में काम करता रहा है। बहरहाल अब उसने ये फैसला किया था कि वो वापस नेशनल गार्डन में चला जाए। चनाचे उसने वेटर को बुलाकर उसे बिल अदा किया, फिर तेज़ कदम उठाता वो क्लब से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद एक खाली टैक्सी उसके करीब आकर रुकी। नेशनल गार्डन चलो, टाइगर ने उगभी दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा। यस सर, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो नेशनल गार्डन पहुंच गए। टाइगर ने मीटर देखकर किराया दिया और एक बार फिर मेन गेट की तरफ बढ़ने ही लगा था कि कार पार्किंग पर आकर रुकी। टाइगर कार में मौजूद एक आदमी को देखकर चौंक पड़ा। उस आदमी को उसने एयरपोर्ट पर देखा था। टाइगर आगे बढ़ने के बजाय एक जीप की ओट में हो गया। उसने देखा कि वो आदमी कार से उतरा, फिर तेज़ी से कदम उठाता हुआ नेशनल गार्डन के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। टाइगर उसके पीछे था। अभी वो आदमी मेन गेट की तरफ करीब पहुंचा ही था कि एक तरफ मौजूद एक दूसरा आदमी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। टाइगर ने भी एक स्टोन की ओट ले ली और वो उनसे हाथ फासले पर था। क्या हुआ वार्नर, कितने आदमी पहुंचे हैं? कार में आने वाले दूसरे आदमी से पूछा। वो सिर्फ एक और आदमी जहाँ पहुंचा है, 2 हफ्ते और एक एग्रीमेंट पहले ही यहाँ मौजूद थे, वहाँ मौजूद आदमी ने जवाब दिया। मैंने सबको कह दिया कि वो यहाँ पहुँच जाए, फिर जैसे ही वो इमरान जहाँ पहुँचेगा हमने उन पर फायर खोल देना है, बॉस ने कहा। लेकिन बॉस, उस इमरान को हम पहचानेंगे कैसे? वार्नर ने कहा। मैं राज क्रेज ले आया हूँ, तुम उसे उनके करीब फायर कर दो। उसे उसका रिसीवर मेरे पास उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मालूम हो जाएंगे कि इमरान पहुँच गया है या नहीं, बॉस ने कहा। उसके साथ ही उसने जेब से एक छोटा सा पिस्टल निकालकर वार्नर की ओर बढ़ा दिया।